नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिस्मन। सियासी गलियारे में हम आपको एक बार फिर से बताने वाले हैं प्रदेश का सियासी हाल, क्योंकि किसान आंदोलन के रूप में जिस तरीके से एक सियासी बवाल भी पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है, राजनीतिक दल तमाम तरीके से किसानों के मसले को लेकर अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से कम ही बयान इस किसान आंदोलन पर आ रहा है, लेकिन इन बयानों के साथ साथ जो एक अहम बात यह भी समझनी होगी कि किसानों के मसले पर राजनीति करने का मौका अगर किसी को मिल रहा है तो वो कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं सियासी गलियारा। सियासी गलियारे में आज सबसे पहले जिस रिपोर्ट से रूबरू कराने वाले हैं उस रिपोर्ट पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है। दरअसल सरकार का प्रस्ताव किसानों ने खारिज कर दिया है और आंदोलन को तेज करने की नींव भी रख दी है। किसानों ने आगे की रणनीति से पर्दा उठा दिया है और अब बता दिया है कि किसान इस आंदोलन को किस तरीके से तेज करेंगे। कृषि कानूनों पर सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है और इसके बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेताओं ने कहा कि कानून रद्द होने तक हम आंदोलन को तेज करेंगे। बीजेपी के नेताओं का किसान घेराव करेंगे। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश नष्ट नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति साफ कर दी है और कई चीजों के बारे में स्पष्ट जानकारी दे दी है। ग्राफिक्स के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि किसानों के आंदोलन को आने वाले वक्त में तेजी कैसे मिलेगी। 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री किया जाएगा। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। 14 दिसंबर से अनिश्चितकाल धरना किया जाएगा। सरकार के मंत्रियों का घेराव भी किया जाएगा। दिल्ली की सड़कों को जाम किया जाएगा। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे सील होगा। दिल्ली आगरा हाईवे भी सील किया जाएगा। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली और आसपास के राज्यों से दिल्ली चलो की हुंकार भरी जाएगी। बाकी राज्यों में अनिश्चितकाल तक के लिए धरने जारी रखे जाएंगे। वहीं किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतर राष्ट्रपति से विपक्षी डेलीगेशन मुलाकात के लिए पहुंचा। 5 विपक्षी नेताओं में राहुल गांधी भी शामिल थे। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि किसानों ने देश की नींव रखी है, वो दिन रात काम करते हैं। ये कानून किसानों के हित में नहीं है। तीनों बिल संसद से बिना चर्चा के पास हुए। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की शक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का किसान हटेगा नहीं, डरेगा नहीं। जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक वो डटे रहेंगे। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिए जाए। किसानों ने अपनी आगे की रणनीति को साफ कर दिया है। बता दिया है कि किसान रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है और ना ही डरने वाला है। डटा रहेगा जब तक उसकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
किसानों और सरकार के बीच बातचीत बनती नजर नहीं आ रही है और किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने किसानों के सवाल पर कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद सबने कह दिया रुकावट के लिए खेद है। आज जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है किसानों को, उनकी लगभग सभी जो मांगे थी वो मान ली सरकार, उसमें लचीला रुख अपनाया। आपको लगता है ये आंदोलन और जो सीज है दिल्ली ये खत्म हो जाएगा? दो अलग अलग इशू। मैं इसका उत्तर आपको मालूम है नियम कि यहाँ कैबिनेट के डिसीजन बताए जाते हैं, लेकिन आपका उत्तर भी देता हूं। जब एक अंतिम दौर की एक तरह से अगर बातचीत हो रही है या कोई निगोशिएशन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है और वर्क इन प्रोग्रेस की रनिंग कमेंट्री नहीं होती है। वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। आपका कार्य तो पिछले 14 दिनों से प्रगति पर है, लेकिन किसानों का हाल पिछले 14 दिनों से बॉर्डर पर कैसा है ये सब जानते हैं। 14 दिन से बॉर्डर पर डटे किसानों की समस्या के समाधान पर केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का यह बयान न सिर्फ खाना पूर्ति करता है बल्कि अपनी जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों से भागने का प्रमाण भी देता है। एक बार फिर सुनिए। आज जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है किसानों को, उनकी लगभग सभी जो मांगे थी वो मान ली सरकार, उसमें लचीला रुख अपनाया। आपको लगता है ये आंदोलन और जो सीज है दिल्ली ये खत्म हो जाएगा? दो अलग अलग इशू। मैं इसका उत्तर आपको मालूम है नियम कि यहाँ कैबिनेट के डिसीजन बताए जाते हैं, लेकिन आपका उत्तर भी देता हूं। जब एक अंतिम दौर की एक तरह से अगर बातचीत हो रही है या कोई निगोशिएशन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है और वर्क इन प्रोग्रेस की रनिंग कमेंट्री नहीं होती है। जावड़ेकर जी पहले तो जवाब देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब दिया तो ऐसा जो ना तो किसानों के गले उतरा और ना ही जनता के, क्योंकि देश के अन्नदाता के मसले पर आपका ये जवाब किसी हद तक ठीक नहीं। आप कह रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस और आपकी इस प्रोग्रेस के तहत भेजा गया किसानों को सरकार का प्रस्ताव महज रद्दी बनकर रह गया है, क्योंकि उसे किसानों ने खारिज कर दिया है और बॉर्डर पर तैनात किसानों के कलेजे से आह निकल रही है कि आप उसी स्पीड से इस कानून को वापस लीजिए जिस स्पीड से हमारे मसले में आपका वर्क इन प्रोग्रेस है। आगे मानेंगे या नहीं मानेंगे? जो प्रस्ताव आया भाई साहब है प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। आगे मानेंगे या नहीं मानेंगे? जो भाई प्रस्ताव आया साहब प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। इस आवाज में गुस्सा था, तलखी थी, जो और बिगड़ जाना चाहती थी, और बिगड़े भी क्यों ना। 14 दिन, ठंड का मौसम और बॉर्डर पर किसान कब तक सब्र करे। ये शटर भले ही आधा खुला हो, लेकिन सरकार की पूरी नजर इस पर थी और निगाहें इसलिए टिकी थी क्योंकि सरकार के वर्क इन प्रोग्रेस की गाड़ी इस शटर के खुलने के बाद आगे बढ़ने वाली थी। लेकिन किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे ही शटर से बाहर आए, उन्होंने सरकार को ऐसा झटका दिया जिससे उनका प्रगतिशील कार्य ठप पड़ गया, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ कह दिया कि प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। यकीन नहीं होता, फिर से सुनिए। आगे मानेंगे या नहीं मानेंगे? जो भाई प्रस्ताव आया भाई साहब है प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। आगे मानेंगे या नहीं मानेंगे? जो भाई प्रस्ताव आया साहब प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपने ये तो कह दिया कि कार्य प्रगति पर है, लेकिन आप ये कहना भूल गए कि रुकावट के लिए खेद है। खैर, ये हमने कह दिया, लेकिन किसान कह रहे हैं कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री की माने तो आंदोलनकारियों से निपटने की तैयारी में सरकार है। तो इतना तय है कि अब टकराव की स्थिति साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और किसानों के बीच टीकरी बॉर्डर पर कुमारी सैलजा ने भी धरना दिया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए।
किसानों को लेकर सरकार का घेराव तेज हो गया है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और इस मौके पर हरियाणा की सियासत से आवाजें तेज होने लगी है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी टीकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ धरना स्थल पर बैठ गई और कह दिया, ये तीनों कानून काले हैं, इन्हें केंद्र सरकार वापस ले। हमारी मांग जो कांग्रेस पार्टी की मांग रही कि तीनों बिल, ये तीनों काले कानून वापस करें। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाने वाले बीजेपी के बयान पर शैलजा ने कहा, सरकार कांग्रेस की आड़ में अपनी नाकामी को छुपाने का काम कर रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पूरा का पूरा लागू करना चाहिए। अगर कांग्रेस की बात थी तो कांग्रेस का जितना हमारा पूरा मैनिफेस्टो है वो लागू करें, सारा मैनिफेस्टो लागू करें, कांग्रेस के पीछे आड़ में ना लाएं। वहीं कांग्रेस के साथ होने पर कुमारी शैलजा ने कहा, पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ हरदम है। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपना स्टैंड पहले दिन से क्लियर रखा है कि हम किसानों के साथ हैं। ये तीनों कानून जो ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आई मोदी जी के नेतृत्व में, ये कानून काले हैं, इनका मन काला है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की, मजदूरों की सरकार नहीं है। और कोरोना की आड़ में ये ऐसे काले कानून लेकर आए और इन्होंने सोचा कि हम आगे बढ़ जाएंगे और अपने दोस्तों की मदद कर देंगे, लेकिन आपने देखा कि आम जनमानस जाग उठा है। किसानों पर राजनीति इस वक्त अपने चरम पर है। सरकार को भी किसानों के मुद्दे का समाधान जल्द करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो विपक्ष के हमले और तेजी से सरकार की तरफ आने लगेंगे। जनता टीवी के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट। किसानों के बीच पहुंचे इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने एक बयान दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसान कहेंगे तो वो बॉर्डर से ही अपना इस्तीफा दे देंगे। किसानों को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला लगातार सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में एक बार फिर किसानों के लिए अपनी आवाज उठाते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने किसान को कमजोर करने और उनकी रोजी रोटी छीनने के लिए 3 कानून बनाए हैं। राज्यसभा में बहुमत ना होते हुए भी कानून बना दिए गए। उन्होंने कहा कि आज इन तीनों कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर है। भय का माहौल पैदा करके लोगों को डराया। वहीं किसान के खिलाफ एक इस महामारी के दौरान षड्यंत्र रचा कि कैसे इस देश के किसान को उसकी जमीन से बेदखल किया जाए, कैसे उस किसान की रोजी रोटी छीनी जाए, कैसे उसको कमजोर किया जाए। इसके लिए 3 अध्यादेश लाए और उसको बड़े गुपचुप तरीके से लेकर के आए। किसी भी किसान संगठन के साथ बातचीत नहीं करी और उसके बाद बिना मेजोरिटी के राज्यसभा में जबरदस्ती उस बिल को पास कराया। राज्यसभा में बिल 100% गिर जाता, किसी कीमत पे पास नहीं होता। अभय चौटाला ने साफ और सटीक शब्दों में कहा कि किसान अगर कह दें तो मैं बॉर्डर पर ही इस्तीफा दे दूंगा। किसान संगठन मिलकर के ये कहे कि सब उन राजनेताओं को इस्तीफा देना चाहिए जो हमारे वोट से चुन करके विधानसभा और लोकसभा के सदस्य बने हैं, तो अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा सबसे पहले आएगा। अभय चौटाला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा, कांग्रेस केवल किसान समर्थक होने का दिखावा कर रही है। कांग्रेस नेता मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं। सही मायने में कांग्रेस किसान हितैषी है तो राज्यसभा और लोकसभा सदस्य क्यों नहीं दिल्ली में जाकर धरने पर बैठ जाते। बहुत सारे दिखावटी नेता हैं, कोई जाकर के रोटियां सेक रहा है, कोई जाकर के लंगर खिला रहा है। अगर सही मायने में किसान के हितैषी हर किसान के घर में पैदा हुए तो नाटक छोड़ करके उस किसान के साथ बिना ये कहे कि मैं कौन हूं, किस पार्टी का हूं, उसकी मदद में बैठ जाना चाहिए। अब हुड्डा जी कुछ तो कुछ अखबार में कहेंगे, कुछ ना कुछ तो अखबार की सुर्खियों में बना रहना चाहेंगे।
ये तो ये भी कहते थे कि जब पीपली में किसानों पे लाठीचार्ज हुए तो कह रहे थे अगर वो मुकदमे वापस नहीं हुए, लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं पीपली में किसानों को साथ लेकर के धरने पे बैठ जाऊंगा। कहां गया वो धरना? केवल बात कहने से, अखबार की सुर्खियां बढ़ने से मदद नहीं हो सकती। किसानों का आंदोलन इस वक्त सियासतदानों के लिए राजनीति का अवसर लेकर आया हुआ है। तभी किसानों पर एक दूसरे पर वार पलटवार की राजनीति 7वें आसमान पर है और इस राजनीति को जमीन कब मिलेगी इसका इंतजार सभी को है। जनता टीवी के लिए सिरसा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। इधर किसानों पर जहां सियासत गर्म है, सभी पार्टियां एक तरफ सरकार को घेर रही हैं, वहीं कांग्रेस में बयानों को लेकर एकजुटता दिख नहीं रही। इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए और गंभीरता से देखिए इस रिपोर्ट को। एक एक कदम फूंक कर रखने वाला मुहावरा पुराना हो चुका है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का असली वक्त अभी आया है। हमारी याददाश्त में देश और दुनिया ने इतना बड़ा किसानों का आंदोलन नहीं देखा, लेकिन यहाँ बात आंदोलन की नहीं बल्कि आंदोलन पर कांग्रेस की राजनीति की है, कांग्रेस की नीतियों की है, कांग्रेस के अलग थलग बयानों की है। जी हाँ, अलग थलग। कृषि कानूनों का विरोध और किसान आंदोलन का समर्थन शायद कांग्रेस सही से समझ नहीं पाई। तभी कांग्रेस के नेताओं के बयान आपस में ही एक से नहीं है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ। तीन चेहरे आपके सामने हैं जिनके बयान एक दूसरे से मैच नहीं खाते। सबसे पहले कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस ट्वीट को देखिए। राहुल गांधी लिखते हैं कि अदानी अंबानी कृषि कानून रद्द करने होंगे और कुछ भी मंजूर नहीं। किसानों को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश शायद ठीक से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पढ़े नहीं, तभी तो वो कह रहे हैं कि तीनों कानून संशोधन को चलिए मान लेते हैं सही है, एक और कानून ले आइए इसके साथ जिसमें एमएसपी की गारंटी हो। ये तीन कानून लाए हैं, अगर इनको आप छोड़ो, अगर इनको रिफॉर्म के शेप में लाते हैं तो चौथा कानून और ये बना दे साथ कि जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम खरीदेगा ही शुड बी पनिशेबल इन लॉ। जी, हुड्डा चौथे कानून की बात कर रहे हैं और वो बाकी तीनों कानूनों में संशोधन से संतुष्ट हैं। अब ऐसे में गफलत के हालात बनते तो हैं, आप चाहे माने या ना माने। उम्मीद है कि एक बार और आप सुनना चाहते होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अल्फाजों को। ये तीन कानून लाए हैं, अगर इनको आप छोड़ो, अगर इनको रिफॉर्म के शेप में लाते हैं तो चौथा कानून और ये बना दे साथ कि जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम खरीदेगा ही शुड बी पनिशेबल इन लॉ। अब जरा हरियाणा कांग्रेस की पूर्व सीएलपी किरण चौधरी को भी सुनिए। किरण चौधरी साफ कह रही हैं कि समस्या का एक ही समाधान है और वो है तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। तो तीनों काले कानूनों को रद्द करें और फिर बैठ के किसान की जो बॉडीज हैं, किसान नेता हैं, उनके साथ बैठ के बात करें और किसान बताएंगे कि भाई हमारे हित में क्या है, वो कानून बनाओ भाई, जो फायदा हो, जो क्या कहते हैं, जो इनके फायदे, जो हक में हो। सिलसिलेवार ढंग से आपने तीनों को पढ़ा और सुना। अब जरा इन तीनों की मांगों को इकट्ठा सुनिए और पढ़िए। ये तीन कानून लाए हैं, अगर इनको आप छोड़ो, अगर इनको रिफॉर्म के शेप में लाते हैं तो चौथा कानून और ये बना दे साथ कि जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम खरीदेगा ही शुड बी पनिशेबल इन लॉ। तो तीनों काले कानूनों को रद्द करें और फिर बैठ के किसान की जो बॉडीज हैं, किसान नेता हैं, उनके साथ बैठ के बात करें और किसान बताएंगे कि भाई हमारे हित में क्या है, वो कानून बनाओ भाई, जो फायदा हो, जो क्या कहते हैं, जो इनके फायदे, जो हक में हो। राजनीति में बयानों के अपने अलग ही मायने हैं और जब एक ही पार्टी से अलग अलग सुर सुनाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ऑल इज नॉट वेल। खैर, ये कांग्रेस जाने और उसकी राजनीति कि किस रास्ते पर चलना है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और लगातार चुनावी गतिविधियों को तेज कर दिया गया है। अंबाला पहुंचे बीजेपी के नेता सुभाष बराला निगम चुनाव के लिए कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने सुनिए। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अब तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम चुनाव प्रभारी सुभाष बराला के साथ बैठक के बाद अब बीजेपी ने अंबाला में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। खुद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी और अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर निगम चुनावों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए सुभाष बराला ने बताया कि चुनाव संबंधी सभी गतिविधियां पार्टी इस कार्यालय से चलाएगी और उम्मीदवारों के कार्यालय भी यहीं से संचालित होंगे। जो हमारी गतिविधियां चलेंगी वो इस कार्यालय से चलेंगी और जब वार्डों के हम उम्मीदवार घोषित करेंगे तब वार्ड अनुसार उम्मीदवारों के जो कार्यालय होंगे वहाँ से उनकी गतिविधियां चलेगी। यहाँ से जो पार्टी की गतिविधियां हैं हम लोग यहाँ से संचालित करने वाले हैं। वहीं अभी तक बीजेपी ने अंबाला में उम्मीदवारों और मेयर पद के लिए उम्मीदवार की सूची जारी नहीं की है। इस सवाल के जवाब में बराला ने कहा, पार्टी आलाकमान और कार्यकर्ताओं से विचार कर जो नाम तय होगा उसे मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। जो यहाँ पर सब कार्यकर्ताओं की राय मशवरे के बाद निकल करके आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का मेयर पद का उम्मीदवार होगा। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी भी अब अंबाला में पार्षद पद के लिए कुछ सीटें मांग रही है। ऐसे में गठबंधन धर्म निभाने के लिए बीजेपी जेजेपी के खाते में कितनी सीटें देगी, इस सवाल के जवाब में भी सुभाष बराला ने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बराला ने कहा, दोनों पार्टियां आपस में बैठकर इस बात का फैसला करेगी। तीनों निगम के जो हमारे चुनाव हैं दोनों पार्टियां मिल बैठ करके इस बात का फैसला करेगी कि वो कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियों को तेज कर दिया है ताकि एक बार फिर प्रदेश में बड़ौदा उपचुनाव के बाद पकड़ को मजबूत किया जा सके। खैर, माहौल चुनावी होगा तो धीरे धीरे बयानबाजियां भी तेज होंगी, राजनीति भी तेज होगी। जनता टीवी के लिए अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना है। कल कुछ और खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है।